चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अ वेरी लॉन्ग वायर कैरिंग करंट I is equal to 5 ampere is bent at right angle, is bent at right angle. Find magnetic field at a point lying on a perpendicular to wire drawn through point of bending at a distance of 35 centimeter from it, at a distance of 35 centimeter from it। ये क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला, एक बहुत लंबी वायर है, उसमें 5 एम्पियर का करंट है। मान लो वायर ये रही, इसमें 5 एम्पियर का करंट है। इसे राइट एंगल में बेंड कर दिया। ये ऐसी थी, ऐसे बेंड कर दिया, ऐसे थी, ऐसे बेंड कर दिया, ऐसे थी, ऐसे बेंड कर दिया। ठीक है, राइट एंगल में बेंड कर दिया। अब इसकी पोजीशन कुछ ऐसी होगी। और ये नहीं बोला इक्वल पार्ट में करा, तो हम इक्वली मान के चलेंगे। हमें क्या मतलब, राइट एंगल में बेंड कर दिया। ठीक है, वायर की लेंथ से तो हमें मतलब भी नहीं होता, हमें इसके पर्टिकुलर करंट एलिमेंट की लेंथ से मतलब होता है। ऐसे कर दिया। अब ये कुछ एक्सिस वाली फॉर्म बन गई, ओ एक्स वाई। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। इसके बाद उन्होंने बोला राइट एंगल में है और दोनों में 5 एम्पियर करंट है, तो होगा क्या, होगा कुछ ऐसे कि अगर करंट ऐसे जा रहा था, सीधा था एक्स वाई, ऐसे करंट जा रहा था ना, तो इस पे तो ऐसे जाएगा और इस पे ऊपर जाएगा ऐसे, और दोनों कितना होगा, 5 एम्पियर होगा। कितना होगा भैया, 5 एम्पियर होगा। सीधा ही तो जाएगा, करंट की डायरेक्शन थोड़ी बदल जाएगी, दोनों में एक जैसी होगी। करंट की डायरेक्शन बदलने वाली तो है नहीं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है, उन्होंने बोला कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, लाइंग ऑन अ परपेंडिकुलर टू द वायर। इस वायर के भी परपेंडिकुलर, अगर ये एक्स वाई है तो वो होनी चाहिए जेड में, पर यहाँ पे ठीक नहीं लगेगी तो उसे इधर बनाएंगे। ठीक है, जेड में। तो फिर ऐसे थोड़ी इधर से भी बना सकते थे। ठीक है, तो ये जेड में हो गई। चलो पहली बात तो ये क्लियर हुई, परपेंडिकुलर टू द वायर। ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ बेंडिंग, तो बेंडिंग वाला जो पॉइंट है उसी के इमेज में बनानी है, उसी के शेडो में बनानी है, ऐसे ना, उसी के पोजीशन पॉइंट को लेके बनानी है ऐसे। पॉइंट ऑफ बेंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, मतलब क्या होगा, बनाना तो ये जेड एक्सिस में है और पॉइंट ऑफ बेंडिंग के ही रेफरेंस में बनाना है। और पॉइंट ऑफ बेंडिंग से कितना दूर बनाना है, पी पॉइंट मान लेंगे, ये जेड एक्सिस में है और 35 सेंटीमीटर दूर बनाना है, तो यहाँ पे 35 होगा। ठीक है, अब आप ये देखिए, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर निकलेगी। जैसे वाइट बोर्ड है ना, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को निकलनी चाहिए। अभी देखा ना तुमने, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को निकलनी चाहिए। करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को निकलेगी, तो बाहर को निकलेगी तो इसके परपेंडिकुलर बना देता हूँ वो मैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पी पॉइंट से ऊपर को बना लेता हूँ वो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे, और उसका नाम क्या है, B1 है। तुम्हें पता है जेड एक्सिस में है, मतलब परपेंडिकुलर होगी। और जो ये जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, इससे भी बाहर को निकलेगी। ये ऐसे जा रहा है, इससे भी बाहर को निकलेगी। ऐसे जा रहा है, इससे बाहर, ऐसे जा रहा था तो इसके बाहर, इस बाहर को मैंने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, अब ये ऐसे जा रहा है, इससे बाहर, इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, तो B2 मेरा यहाँ बन जाएगा। ठीक है, V2 मेरा यहाँ बन जाएगा। इनके बीच में भी क्या आ गया, 90 आ गया। दोनों करंट सेम है। डिस्टेंस तुम्हें पता है दोनों की ही कितनी है, 35 सेंटीमीटर, मतलब 35 × 10⁻⁻² मीटर है ये है। और बीच से इनका बी नेट निकल जाएगा, जो दोनों से हमें चाहिए बी नेट, और वो बी नेट आएगा कितना, तो क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो अगर हम बी नेट निकालना भी चाहें, बाद में निकालेंगे ना, B1 B2 कितना आएगा, अभी तो बी नेट निकाल लो, तो बी नेट की वैल्यू आएगी √,
b1 का स्क्वायर, वेक्टर खुद लगाना, b2 का स्क्वायर प्लस 2b1 b2 और यहाँ पे होगा cos 90, ठीक है, अंडर रूट b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos 90, और cos 90 होता है 0, तो b नेट की वैल्यू आ गई कितनी, अंडर रूट b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, ये आ गई, ठीक है। ये अब होगा क्या इसके बाद, बस इतना आ गया। तो क्योंकि सिंस आप ये देखो, अगर b1 में हम r1 यूज़ करते, पता है ना स्ट्रेट कंडक्टर के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक एंगल 90 होगा, दूसरा 0 होगा, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए तो पता ही है तुम्हें। तो b के लिए हम यूज़ करेंगे μ0/4 2I/r, एक एंगल θ1, एक एंगल θ2, यही करते हैं। अच्छा I/r आता है, सॉरी, μ0/4 I/r sin θ1 प्लस sin θ2 यूज़ करेंगे। तो ये तो यूज़ करेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें, R1 R2 दोनों सेम है, करना तो यही यूज़ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे फर्स्ट इक्वेशन मानो, R1 और R2 दोनों सेम है, पोजीशन ही वेक्टर मान लेंगे ना अब, और दोनों ही कितने हैं, 35 × 10⁻² मीटर है। मैं तुम्हें बोल रहा दोनों में करंट भी सेम फ्लो कर रहा है, कितना, 5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। स्लो तो नहीं हो रहा, स्लो ही सीखो यार, बड़े क्वेश्चन है। मेरा क्या है, 1 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, रोते रहोगे, आंखें मसलते रहोगे। तो यहाँ पे है, अब आप ये देखो b कितना होता है, b होता है μ0/4 I/r sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है। μ0/4 दोनों के लिए सेम, I1 I2 दोनों के लिए सेम, R1 R2 दोनों के लिए सेम। एक एंगल 90 होगा, दूसरा एंगल 0 होगा। तुम्हें बता रखा है ना, जब 90 हो या एक स्ट्रेट कंडक्टर हो, ऐसे किसी भी चीज़ के, जैसे पहले यहाँ सर्कल था, आज स्ट्रेट वायर है दूसरी, तो एंगल तो उतना ही बनेगा, जो पास है वो 90, जो दूर है वो 0 बनाएगा। तो सब चीज़ तो सेम है, सब चीज़ तो सेम है। और θ1 आप 90 मान लेना, θ1 पास वाला मान रहा हूँ मैं, θ2 आप 0 मान लेना। तो होगा क्या, सर बाउंसर जा रहा है, क्या करूँ यार, कराने तो है ना, धोखा तो नहीं दे सकता ना। तो b1 और b2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना, b1 b2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों को b मान लेंगे। तो हमें फिर फर्स्ट से क्या मिला, फर्स्ट से हमें क्या मिला, फिर हमारा b नेट कितना बना, b नेट होगा रूट ऑफ, ध्यान से देखो, b1 का स्क्वायर, b1 तो b है, तो ये होगा b का स्क्वायर प्लस दूसरा भी b है, तो ये होगा b का स्क्वायर। तो कितना बनेगा, b स्क्वायर कितना, 2b², तो √2b बन जाएगा ना, क्लियर है ना, इतना √2b बन जाएगा, सही है ना भाई। यहाँ से मिटा दें, और हमें ये पता चल गया b नेट हमारा कितना आया, b नेट हमारा आया √b² हो गया 2b², b² का रूट हो जाएगा तो √2b आ जाएगा, ठीक है। तो b नेट कितना आया, √2b, b थ्रू अ स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगा, μ0/4 भाई b की वैल्यू डाल रहा हूँ, μ0/4 I/a, a की जगह r, एक एंगल कितना, एक एंगल होगा 90 और एक एंगल होगा 0। बट मार्क माई वर्ड, ये जो b1 b2 था ना, तो एक तो I कैप में होगा, मतलब अगर हम b1 को मान रहे हैं एक्स एक्सिस ना, तो एक होगा j कैप में, उल्टा चलेगा ना, और ये होगा k कैप में, जे के, और नेट जो आएगा वो I कैप में आएगा, नहीं सॉरी, b1 है ना, b1 एक्स एक्सिस की वजह से है, तो एक्स एक्सिस का तो ऊपर जा रहा, तो ये जे कैप होगा, और जो वाई एक्सिस का है वो एक्स एक्सिस में आ रहा, तो ये आई कैप होगा, ठीक है, जे कैप और आई कैप। तो ये फाइनल जो होगा हमारा के कैप में होगा, है ना, नेट आपका के कैप में परपेंडिकुलर है ना। बस निकालो अब, बी नेट कितना आया, बी नेट आया √2 μ0/4 हो गया 10⁻⁻7। करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट 5 फ्लो कर रहा है, रेडियस की वैल्यू है 35 × 10⁻², sin 91 sin 0 और यहाँ पे के कैप, क्लियर है, के कैप समझ ही गए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड आउटवर्ड। जब ये भी बाहर को निकल रहा है, ये भी बाहर को निकल रहा है, तो नेट भी कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा।
ये बातें हैं, है ना। इसको सॉल्व कर लो बच्चे, 1 + 0 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 5, 7 × 35, तो ये आ गया √2/7, -2 ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा, तो 10 की पावर -5 आएगा। √2 1.4 होता है, तो इसे अगर आप सॉल्व कर लें, √2 होता है 1.4/7 और ये 10 की पावर -5 है, टेस्ला में आएगा आंसर। तो 14/17 लग गया। 14 5 × 70 होता है, 14 5 × 5 4 × 20, हाँ 14 5 × 70 होता है, तो 1/5 10 की पावर -5 आया। 1/5 होता है 0.2, 1/5 होगा 0.2, पॉइंट को भी उधर भेजेंगे, तो 2 × 10 की पावर -6 टेस्ला या 2 माइक्रो टेस्ला आएगी, और ये आपकी आएगी जेड एक्सिस में, तो मतलब के कैप। तो 2 माइक्रो टेस्ला के कैप आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है आप पे क्वेश्चन है कि पहले तो डायग्राम दिखा देता हूँ। डायग्राम आपसे कह रहा है कि दो ना सेमी सर्कल है, वायर्स, दो सेमी सर्कुलर वायर है, उनको ज्वाइन करा, ठीक है। ऐसे ये दो सेमी सर्कल वायर है, इनको ज्वाइन कर दिया। SR QP सेंटर O, ये छोटा रेडियस जो है R1 है, ठीक है, और बड़ा रेडियस जो है R2 है। ऐसे ये करंट I ऐसा है, और तो कुछ है नहीं, यहाँ से करंट I जा रहा है, दोनों ही आउटवर्ड निकलेंगे, मेरे को तो इतना समझ में आता है। फिर यहाँ पे भी करंट I होगा, तो आपका ऐसा है। क्वेश्चन है कि अ वायर लूप ही बन गया ना, ये कोई इसका एंड पॉइंट नहीं है, हर जगह से इन्फानाइट है, ये एटर्निटी है। तो अ वायर लूप फॉर्म्ड बाय joining a while loop formed by joining two semi circular wires of radii R1 and R2 carries current I. Find magnetic field at center O. मैग्नेटिक फील्ड सेंटर O में निकालनी है। अच्छा, ये जो है दो सेमी सर्कल से बना है, ये लूप जो है, इन दोनों सेमी सर्कल में जो रेडियस है, ये तो PQRS स्ट्रेट वायर है ना, उसे छोड़ो, सेमी सर्कल ही है वो। स्ट्रेट वायर से तो 0 आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी छोटे वाले का रेडियस R1 है, बड़े वाले का R2 है, और करंट की कंटिन्यूटी है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड, तो हमें टोटल डायरेक्शन पता चल गई। टोटल डायरेक्शन, टोटल कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O, वो होगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो परपेंडिकुलरली कैसे होगी, आउटवर्ड होगी, है ना, पता है ना, बाहर, ठीक है, तो आउटवर्ड हो गई। अब देखो यहाँ पे ना जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि सभी बाहर जा रहे तो एंगल 0 बनेगा सब में, है ना, सभी बाहर जा रहे हैं, एंगल 0 बनेगा। मैं किसके एंगल की बात कर रहा, आपस में, मैं I और DL के बीच की बात नहीं कर रहा। I और DL तो सेमी सर्कल में कितना बनेगा, 90 बनेगा, पता है ना, सेमी सर्कल में I और DL के बीच में कितना बनेगा, 90 बनेगा। मैं तीनों की बात कर रहा, तीनों की किसकी, सेंटर O में आएगी B, एक तो आएगी ड्यू टू स्ट्रेट वायर क्या है, PQRS,
ये जो स्ट्रेट वायर है ना, या आप ऐसे बोल सकते हो पी क्यू का अलग, आर एस का अलग, पर मैं पूरा बोल रहा हूँ, बी ड्यू टू पी क्यू आर एस पूरा बनेगा। और एक तो ये स्ट्रेट पोर्शन, फिर एक सेमी सर्किल और एक ऊपर वाला सेमी सर्किल, इनकी वजह से बनेगा। एक तो स्ट्रेट पोर्शन की वजह से, एक नीचे वाले सेमी सर्किल और एक ऊपर वाले सेमी सर्किल की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नीचे वाला सेमी सर्किल जिसका रेडियस कितना है R1 है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऊपर वाला सेमी सर्किल जिसका रेडियस R2 है। अब देखो स्ट्रेट पोर्शन में क्या होगा। स्ट्रेट पोर्शन में क्या है, स्ट्रेट पोर्शन में जो R है वो भी प्लेन में ही है, R भी प्लेन में है और करंट भी उसी प्लेन में जारी। तो अगर स्ट्रेट पोर्शन के लिए मैं ये लगाता हूँ बैट-सैविट लॉ, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल, और क्रॉस आर लगा देता हूँ, यहाँ आर क्यूब लगा देता हूँ। तो देखो आर भी यहीं है और लेंथ भी यहीं है, करंट एलिमेंट भी आप यहीं से काटोगे छोटा, और आर भी तो यहीं है, आर भी तो सीधा ही काटोगे। ये सेंटर ओ थोड़ा सा नीचे बनेगा ना, मैंने ऊपर बना रखा बुक में, वैसे यहाँ पे है ना, ये ऐसे नीचे। तो आर और जो डी एल है उनके बीच का एंगल कितना है, 0 है। तो यहीं पे लिख लेते हैं फॉर पी क्यू आर एस, जो हमारा बैट-सैविट लॉ में डी एल क्रॉस आर होता है ना, डी एल क्रॉस आर, वो हमारा 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि थीटा एंगल या तो 0 होगा, और हो भी ना हो, कोई क्वेश्चन भी बदले तो 180 होगा। दोनों ही केस में आपका साइन 0 कितना आएगा, साइन थीटा कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि डी एल और आर कैसे हैं, या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, ऐसी बातें हैं। साइन थीटा 0 आ गया, इसकी वजह से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आने वाली थी यहाँ पे, वो भी कितनी आएगी, 0 आएगी। और अगर उसका इंटीग्रेशन करके आप टोटल बी भी निकालते तो वो भी कितना आता है, 0 आता। तो ये तो कट गया, ये तो 0 आ गया ना, क्योंकि डी एल और आर क्या है, पैरेलल है। ठीक है, देख नहीं पा रहे यार तुम, स्ट्रेट कंडक्टर भी यहीं है, इसी वाइट बोर्ड से काटूंगा, और आर लेंथ भी इसी वाइट बोर्ड से काटूंगा। तो कितना एंगल बना, जब एक ही एक्सिस में तो 0 एंगल बना। यहाँ 2D क्यों देख रहे हो, 2 डायमेंशनल क्यों देख रहे हो, यहाँ क्यूट एंगल है वो मत देखो, यहाँ बस ये देखो कि एक ही प्लेन में है ना ये, तो थीटा एंगल 0 हुआ, डी एल और आर पैरेलल हुए, डी एल क्रॉस आर 0 होगा, या तो थीटा 0 या थीटा 180 आएगा, दोनों केस में साइन 0 आएगा। तो अंदर वाला भी 0 है और उसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, 0 होगा। पहले तो अंदर वाला 0 हुआ, फिर उसका इंटीग्रेशन भी क्या हुआ, 0 हुआ। तो स्ट्रेट वायर तो हट गई। देखो पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, मैं ये भी बता सकता था इसे इग्नोर करो यार, ये छोटी सी चीज़ है। क्यों क्यों, तुम्हारे से पढ़ लो फिर, अगर ऐसे ही पढ़ना है तो इसे इग्नोर भी कर सकते थे। बहुत से टीचर तो ये बोलेंगे इग्नोर कर लो, क्या है वो डायग्राम की गलती है, ऐसा बना दिया उन्होंने। ऐसे बोलते हो बनाना ही पड़ता है, ये बड़ा है ये छोटा है, अगर दोनों को बराबर ही कर देता तो ये तो सर्किल हो जाती, सीधा लगाती म्यू नॉट आई अपन 2r। नहीं, इसे इग्नोर करने का कोई तो रीज़न होगा, वो रीज़न ये रहा। ठीक है, तो अब मैं हटा सकता हूँ, प्राउडली मैंने हटा दिया। अब हम पे 2 की वजह से है, और दोनों क्योंकि एक ही प्लेन में, ये सब सेम प्लेन में, सब चीज़ सेम प्लेन में, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में थीटा एंगल 0 बनेगा। ठीक है भाई, वो तो हट ही गया, उसको चाहे अलग से ही कर लेते हैं। और अगर यहाँ पे तुम ये भी लगाते कि बी ड्यू टू R1, मतलब ये वाला लगाते हो ना तू, बी ड्यू टू R1 का स्क्वायर प्लस बी ड्यू टू R2 का स्क्वायर प्लस 2 बी पहला बी दूसरा, मतलब R1 R2, और cos 0 लगाते, cos 0 1 हो जाता। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता, स्क्वायर से रूट फिर कैंसिल हो जाता। तो मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ शुरुआत से, बी ड्यू टू छोटा रेडियस, बी ड्यू टू बड़ा रेडियस। और सेमी सर्किल का मैं बता देता हूँ तुम्हें क्या होता है, ऐड तो हो गई। तुम हमेशा बैट-सैविट लॉ याद रखो, म्यू नॉट अपन 4 पाई डी बी ना, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल साइन एंगल 0 या 90 से 90। ऐसे करंट आ रही तो बाहर निकल रही है ना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर ही निकल रही है, वो प्लेन के अंदर है। कौन, कॉइल्स सब एक ही प्लेन के अंदर है, और नीचे आर का स्क्वायर। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आई और आर स्क्वायर, आर तो फिक्स है ना भाई, इसका छोटा R1 उसका R2, तो इंटीग्रेशन सिर्फ DL का होता, साइन 90 तो 1 हो जाता। तो कुल मिला के बात ये थी, साइन 90 1 हो जाता, आई रहता, नीचे आर स्क्वायर रहता, और इंटीग्रेशन सिर्फ DL का करना पड़ता। DL होता इसका पार्ट, लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटे वाले की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़े वाले की। स्ट्रेट का तो मैंने तुम्हें रीज़न बता दिया ना, उसे मैंने ऐसे गच्चा नहीं खिलाया तुम्हें, रीज़न बताया है। सेमी सर्किल का इतना और इसका इतना, तो कितना होगा DL का, भाई DL का तुम्हें पता है, सेमी सर्किल का पार्ट कितना होता है, पाई आर होता है ना, पाई से पाई कटता, आर से आर कटता, तो तुम पे आता म्यू नॉट आई अपन 4r। हाँ ना बोलो यार, म्यू नॉट आई अपन 4r आता नहीं आ रहा, आता, जल्दी बताओ ना।
हाँ सर आता। तो बस अगर म्यू नॉट आई अपन 4r आ रहा है बच्चे तो यहाँ पे लिख दो ना, पहले वाले का कितना आता। तुम्हें और सोफेस्टिकेटेड बनना है तो म्यू नॉट आई अपन 4r था ना, तो तुम ऐसे लिख लो म्यू नॉट अपन 4 पाई, और यहाँ पे आता आई आता, और नीचे r1 है तो r1 आता, और अंदर जो dl लेंथ थी उसका जब हमने इंटीग्रेशन करा तो तुम्हें पता है पाई r1 आता। ठीक है जी। और ऐसे यहाँ पे करते तो प्लस ही होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई आता, नीचे r2 आता, और जो dl लेंथ है ये छोटी सी सेमी सर्किल, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पाई r2 आ जाता। कुछ कट रहा है? क्या कट रहा है भाई? नीचे तो यही होता है ना, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई r1, नीचे स्क्वायर आता है ना, हाँ यहाँ पे स्क्वायर आता है, ये स्क्वायर है। ठीक है, वही तो बोलूँ मैं सर क्या गच्चे खिला रहे हो। पाई से पाई कैंसिल हो गया भाई, है ना। अब समझदार लोग क्या करेंगे, r1 से एक पावर भी कैंसिल कर देंगे, r2 से एक पावर भी कैंसिल कर देंगे। पहले पाई से पाई काटा, तो कुल मिला के बात क्या है, देखो बी नॉट आए कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4r1, और वहाँ से आया म्यू नॉट आई अपॉन कितना 4r2। तो म्यू नॉट आई बाई 4 कॉमन ले लो, कितना आया r1 प्लस r2 आया, ये आपका आंसर है। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 4 r1 प्लस r2। समझदार लोग, शाबाश। क्लियर? बड़ा क्वेश्चन है, टाइम तो लगेगा भैया, ना करो फिर, मेरे को क्या जा रहा। अच्छा, r1 प्लस r2 नहीं आएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 आएगा ना, नीचे 1/r1 प्लस 1/r2 आएगा। शाबाश। अब इनमें क्या छेड़खानी करोगे, r1 r2 नीचे लिख लेना, r2 प्लस r1 ऊपर लिख लेना, होगा तो ऐसे ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ लॉन्ग वायर कैरीज स्टेडी करंट आई, एक लॉन्ग वायर स्टेडी करंट आई को कंटेन करती है। फर्स्ट इट इज़ बेंट इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 1 टन, सिर्फ 1 ही टन की सर्कुलर कॉइल में बेंड कर दिया। देन जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, मैग्नेटिक फील्ड दस प्रोड्यूस, जो मैग्नेटिक फील्ड अब बनी वो हमारी बी नॉट थी, बी नॉट। देन द सेम वायर is bent to form a circular coil of smaller radius। ठीक है, बट n टन्स, और तुम्हें वो रेडियस दे नहीं रखा, तुम्हें खुद अपने तरफ से मानना पड़ेगा, पर फाइनल आंसर में वो दिखाना नहीं होगा। जो तुम स्मॉलर रेडियस खुद मानोगे अपने मन से मानना, ठीक है। और फिर उसके बाद ठीक है, देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट सेंटर, ओ मतलब सेंटर, फॉर दिस कन्फिग्रेशन, ये जो नई कन्फिग्रेशन है इसका, कन्फिग्रेशन मतलब ये जो नई कंडीशन है इसका नया मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बताना है। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि एक लॉन्ग वायर है, उसमें करंट कैरी कर रहा है कितना, आई। एक लॉन्ग वायर है, उसमें करंट आई कैरी कर रहा है। पहले उसे एक सर्कुलर कॉइल में बेंड करा जिसका 1 ही टन है, और जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो बी नॉट बनी। तो पहले केस करते हैं बी नॉट के लिए। तो बी नॉट के लिए हम मान लेते हैं, बी नॉट के लिए तुम्हें पता है म्यू नॉट आई, सर्कुलर कॉइल है ना,
तो पाई तो आएगा नहीं, म्यू नॉट आई अपन 2 आर आ जाता, और आर को बड़ा ले लो, और जो नंबर ऑफ़ टर्न्स थे वो हमारे 1 थे, ठीक है। नंबर ऑफ़ टर्न्स 1 है, एन 1 है, तो कैपिटल एन ना, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। 1 किसका, ये नंबर ऑफ़ टर्न्स का है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर आया। कुल मिला के बात ये है, इतना ही आएगा। सर्कल के लिए यही आता है ना, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, और अंदर आता है कितना 2 पाई आर, पाई से पाई कटता है, आर से एक पावर कटती है, तो म्यू नॉट आई अपन 2 आर आ जाता है। यही बात है। इसके बाद हम बात करेंगे नई चीज़, लेट, ये तो पहली शेप हो गई, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब उन्होंने बोला देन द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कुलर कॉइल ऑफ स्मॉलर रेडियस बट एन टर्न्स, रेडियस कम कर दिया बट टर्न्स बढ़ा दिए, तो लेट एन बी द न्यू टर्न्स ऑफ न्यू सर्कुलर कॉइल, लेट एन बी द न्यू टर्न्स ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस। अब इसका रेडियस छोटा है ना, स्मॉलर रेडियस बोला तो इसे स्मॉल आर बोल लेते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि स्मॉल आर जो है लेस है बहुत, किससे, कैपिटल आर से। बट आपसे एक बात कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेंथ तो वही रहेगी ना। आप कोई भी शेप में मारो, पहले वायर थी, पहले बड़ा सर्किल बनाया, अब उसे छोटा सर्किल बना दिया टर्म्स के साथ, बड़ा वायर बड़ा सर्किल छोटा बना दिया उसे टर्म्स बढ़ा के, मतलब घुमा के ना, ट्विस्ट करके, अब उसका वो साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना ये। बट लेंथ तो सेम रहेगी, लेंथ रिमेन सेम, लेंथ रिमेन्स सेम, लेंथ तो सेम रहेगी। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर नहीं लाना है, और ना कैपिटल आर आना चाहिए फाइनल उसमें, ये तो आपने अपने मन से माने। तो लेंथ देखो पहले वाली की क्या होगी, देखो दोनों सर्किल हैं, तो दोनों के लिए सर्कमफेरेंस ही आएगा, है ना, दोनों सर्किल हैं, दोनों के लिए सर्कमफेरेंस आएगा। पहले वाले का सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, और टर्न्स कितने, 1, टर्न्स भी तो देखने, और यहाँ कितना होगा 2 पाई स्मॉल आर, और टर्म्स कितने हैं, कैपिटल एन, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, पहले जो रेडियस है ना, आर रेडियस है बड़ा वाला, उसके टर्म्स 1 हैं, और छोटे रेडियस में आर में एन टर्म्स हैं, 2 से 2 पाई से पाई, 2 से 2 पाई से पाई, आर आया कितना, एन आर, और स्मॉल आर की वैल्यू आई आर बाई एन। ये भी तो सर्किल है। अगर इसके लिए अब हम इसे फर्स्ट इक्वेशन माने, और इसके लिए अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें नई वाली, तो बी न्यू वाला क्या होता, यही होता म्यू नॉट आई बाई नीचे वाला 2 आर, पर यहाँ पर टर्म्स आ जाते हैं, टर्म्स कितने हैं, एन है, क्लियर है इतनी, म्यू नॉट आई एन बाई 2 आर, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ से ना आर की वैल्यू डाल देते हैं, तो देखो म्यू नॉट आई बाई 2 आर ऐसी रहा, और हम क्या करते हैं, एन की वैल्यू डाल देते हैं, है ना, एन की वैल्यू क्या है, आर बाई आर, यहाँ से देखो एन की वैल्यू डाल दो, चलो कोई बात नहीं, इसे एन के लिए कन्वर्ट कर लो, एन की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, डालेंगे एन की वैल्यू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, तो क्या हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ, नहीं, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर, ठीक है। एन बाई आर की वैल्यू, एन बाई आर की वैल्यू भी कुछ नहीं आती, नया वाला आर है, बी ऑफ न्यू म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर, आर बाई आर हो जाता। हमें ये इंट्रोड्यूस कराने हैं, तो म्यू नॉट आई की जगह बी नॉट 2 आर डाल सकते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ कटेगा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दया, देखो क्या गड़बड़ है। आर की वैल्यू आर बाई एन हो गई, ये तो ठीक है, कैसे करें, म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर, ये भी ठीक है। अच्छा एन ही चाहिए हमें, तो क्या करें, देखें ज़रा, कुछ यहाँ पे कंडीशन बन जाए यार तो सही हो जाए। टाइमिंग कितनी है, बस 1 ही मिनट है। अगर हम यहाँ से म्यू नॉट आई की वैल्यू डाल दे, देखो एन बाई 2 आर अलग है, एन बाई 2 आर अलग है, म्यू नॉट आई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, बी नॉट 2 आर, ये जो म्यू नॉट आई है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी बी नॉट इंटू 2 आर, ठीक है। तो हम पे बना कितना, एन बी नॉट, और कितना बना, 2 से 2 कैंसिल, आप पे बना कैपिटल आर बाई आर, दिख रहा, एन बी नॉट, और 2 से 2 कैंसिल, आर बाई आर एन है, बस हो गया, एन बी नॉट, आर बाई आर कितना है, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर है एन, तो आप पे आ गया एन स्क्वायर बी नॉट, बस यहीं हटके देखो हो ही गया। म्यू नॉट आई एन बाई 2 आर तो आ गया था, म्यू नॉट आई की वैल्यू बी नॉट इंटू 2 आर डाल दी, बी नॉट इंटू 2 आर, 2 से 2 कैंसिल, आर बाई आर देखो दोबारा एन बना, एक एन पहले से था, एन स्क्वायर बना, और बी नॉट बचा, तो देखो आ ही गया, बस ख़त्म, ठीक है, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, एक मैं आपको फिगर दे देता हूँ। फिगर है, पी पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन, नीचे करंट कैरी कर रहा है आई, ये हो गया ए, ये भी हो गया ए, ठीक है। तो आपको इतना कुछ दिया है, आपको बोला है फिगर शोज़ अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ ए। एक स्ट्रेट वायर है, लेंथ ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए होगा, पूरा नीचे तक है ना, लेंथ ए, एंड कैरिंग करंट आई। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड at P which is lying at perpendicular distance of A। मतलब इसका डिस्टेंस भी A है, वो भी A है और ये भी A है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर, फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर के एक एंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आपको दिख रहा है एक तरह का राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, बना सकते हो आप लोग। ये वायर है ना, इसके एक एंड से तो देखो ये एंगल कितना बन रहा, एक ये एंगल देखो और एक वाला एंगल देखो, तो एक एंड से तो 45 डिग्री बन रहा, दिख रहा है ना आपको। ये कितना एंगल है 45, और ये कितना है 0 या 45, अरे सर 45 है, बहुत बढ़िया। एक 45 हो गया, दूसरा एंगल क्या हो गया 0, तो दोनों 45 लोगे या एक 45 और एक 0 लोगे, बताओ खुद ही। तुम्हें पता है ना भाई कैसे लेते हैं, बताओ, पता है ना। एक तो 45 होगा, दूसरा भी 45 होगा। नहीं सर 45 वाला ऐसा केस होता है, ये ऐसे होता है, तो यहाँ 45 होता है, ये 45 होता है। पर अब हम पे तो ऐसा केस है, ऐसा, तो एक 45 होगा और दूसरा क्या होगा 0 होगा, या ये वाला 0। तो एक 45 होगा, एक 0 होगा, बस बात ही ख़त्म। और क्या बात करनी। मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगी यहाँ से, ठीक है, ऐसे जा रही बाहर निकलेगी, तो मैं बाहर ऐसे दिखा रहा हूँ ना, तो उसके लिए एक θ1 तो 45 डिग्री होगा और एक θ2। अगर तुम ठीक से देखोगे सारे डायग्राम जो क्वेश्चन मैंने कराए तो तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं होगा, तुम्हें आ रहा होगा कि 90 क्यों नहीं लिया सर ने, देखोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। θ2 हो गया 0 डिग्री। तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड किसी स्ट्रेट कंडक्टर के लिए होती है μ0/4π I बाई डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हम a भी लेते हैं और है भी a, और यहाँ पे होता है साइन θ1 प्लस साइन θ2, शाबाश। अब ध्यान से देखो, μ0/4π हुआ 10⁻⁻7। करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है I, ये a ही है। साइन 45 कितना है, साइन θ1 कितना है 45, और ये साइन 0, शाबाश। तो ये बना 10⁻⁻7 I/a, साइन 45 हुआ 1/√2, साइन 0 हुआ 0, 1/√2 प्लस 0 कितना होगा 1/√2 होगा। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁻7/√2 I/a, और यहाँ आ जाएगा टेस्ला, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ करना है, इसे ऐसे रहने दो ना, क्यों छेड़खानी कर रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप of area A carrying current I is B. Find magnetic moment. मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है। अभी खुद ही कर सकते हो आप। मैग्नेटिक मोमेंट होता है I × A, A के टर्म्स होंगे इसमें, है ना, बस बाकी निकाल लो।
बी के टर्म्स में, और देखो बी ए आई आना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले में। देखो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए कैरिंग करंट आई इज़ वी। तो देखो एरिया तो सर्कुलर का पाई आर स्क्वायर होगा, पहली बात तो ये हमको चमकी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी, म्यू नॉट आई बाई 2r। सर कैसे, वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है, साइन 91 हो जाता है। डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें पता है 2 पाई आर आता है, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आर से एक पावर कैंसिल, तो म्यू नॉट आई बाई 2r आ गया, ठीक है। यह है। अब मैं चाहूँगा यहाँ पे आर के टर्म्स में नहीं, अभी तो कुछ नहीं चाह रहा हूँ, अभी ऐसी है। और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो एन आई ए होता है, एन इंटू करंट इंटू एरिया, एन 1 होगा, है ना, ए के टर्म्स होंगे, तो आई ए हो गया, आई इंटू ए। अब आई चाहिए, ए भी चाहिए और बी भी लाना है, ठीक है मेरे हिसाब से। तो फिर हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिल ही जाएगा बी के टर्म्स में। कैसे करें, रेडियस के बारे में तो कोई बात ही नहीं है, तो रेडियस भी इंट्रोड्यूस नहीं कराने, सोचो फिर कैसे करेंगे। रेडियस भी तो इंट्रोड्यूस नहीं कराना है। फिर ए चाहिए, ठीक है, ए चाहिए, बी चाहिए, ठीक है, ए चाहिए, बी चाहिए, और कुछ तो चाहिए नहीं, आई भी आना चाहिए। आई के बारे में कुछ बात है, जो तो आई को हटाना पड़ेगा, किसी एक को हटाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, 2-3 फॉर्म्स बना देते हैं इसके ना। एक तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आर की वैल्यू निकालते हैं। आर की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए बाई पाई, तो आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए बाई पाई, और वो यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपन 2, आर की वैल्यू कितनी है, रूट ए बाई पाई, ठीक है। तो रूट पाई ऊपर जाएगा, रूट ए तो यहीं रहेगा, रूट पाई ऊपर गया, तो कुल मिला के बात ये आएगी। और बी तो आ गया, यहाँ से हम आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो आई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, तो 2 है, 2 रूट ए और बी ऊपर जाएंगे, 2 रूट ए बी ऊपर गई, और म्यू नॉट रूट पाई नीचे आया, म्यू नॉट रूट पाई नीचे आया। तो एक फॉर्म तो ये बन गई, मैग्नेटिक मोमेंट की पहली फॉर्म तो हमारी ये बन गई, क्या पता पहली और आखिरी यही बने, 2 रूट ए बी म्यू नॉट रूट पाई, और ए आ रहा है ऐसे। तो या तो इसे ए की पावर 3/2 लिख दूँ, या इसे ऐसे लिख दूँ 2b a बाई म्यू नॉट और रूट ए बाई पाई लिख लूँ ऐसे। तो एक फॉर्म तो ये बन गई। इसमें फिर हमारा रेडियस नहीं आया ना करंट आया, चलो एक ही फॉर्म बना लेते हैं, यानी ये फॉर्म मुझे ठीक लग रही है, इसमें आई नहीं आया बस, है ना, बस, और तो सब चीज़ है। बी में लाई गया, एरिया ला गया, एक की कुर्बानी देनी पड़ेगी, ठीक है। चलो ऐसी और भी फॉर्म बना लेना, एक ऐसी फॉर्म बनाना जिसमें एरिया नहीं रेडियस आए, एक ऐसी फॉर्म बनाना जिसमें करंट आए, सारी ही वैलिड होंगी, सबसे ही आंसर ठीक होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पैरेलल कोएक्सियल circular coils of equal radius capital R and equal number of turns capital N carry equal current I in same direction, equal current I in same direction, and are separated by distance 2r, 2r distance से separate है। तो find magnitude of net magnetic field produced at midpoint
जॉइनिंग देयर सेंटर्स, इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो मिड पॉइंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो क्या है। दो पैरेलल को एक्सियल सर्कुलर कॉइल है, पैरेलल भी होंगी को एक्सियल भी होंगी। तो जैसे ऐसे हो गई, पहली कॉइल ये हो गई, दूसरी कॉइल ये हो गई। दो पैरेलल को एक्सियल सर्कुलर कॉइल हैं, दोनों का रेडियस आर है, तो ये भी कैपिटल आर हुआ और ये भी कैपिटल आर हुआ। और इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स हैं दोनों में, एन टर्न्स हैं। ठीक है, कैरी इक्वल करंट आई इन द सेम डायरेक्शन, तो मान लो दोनों का क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे, इसका भी आई ऐसे जा रहा और इसका भी आई ऐसे जा रहा क्लॉकवाइज। आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2r, तो जो इनके सेंटर से ज्वाइन होकर आएगा ये पूरा डिस्टेंस 2r है। ठीक है, और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द मिड पॉइंट जॉइनिंग देयर सेंटर। तो एक का सेंटर O मान लो, एक का O' मान लो और इस वाली चीज़ को A मान लो, तो मिड पॉइंट तो इसका भी यहाँ से R हुआ डिस्टेंस और यहाँ से कितना हुआ R हुआ। तो कंफ्यूज मत होना, इनका अपना रेडियस भी R है और टोटल डिस्टेंस 2r है, पर इन्होंने मिड पॉइंट बोला तो मिड पॉइंट में डिस्टेंस कितना हुआ R हुआ। तो ये बनेगी मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल, ऐसे है ना, करंट सेम है तो दोनों इधर को भागेंगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैं बी नेट बोल देता हूँ, अरे दोनों की ऐसी तो जाएंगी भैया, एक की ऐसी एक की ऐसी, तो बी नेट, तो दोनों का राइट ही मान लेना, दोनों राइट को जाएंगी, राइट को जाएंगी तो दोनों ऐड होंगी। ठीक है, दोनों राइट को ही जा रही है, सेम डायरेक्शन है, तो दोनों को ऐड करेंगे। अब टोटल दोनों ऐड ही करना है बस, और कुछ नहीं, और दोनों सेम ही है क्योंकि I1 I2 दोनों सेम है, तो दोनों का ऐड ही करना है बस, और कुछ नहीं। तो सिंस करंट, रेडियस, नंबर ऑफ टर्न्स और डायरेक्शन और एक्सियल डिस्टेंस जो है ना, मतलब एक्सियल डिस्टेंस हो गया OA और O' दोनों सेम है ना, OA और O', यहीं पे तो निकालना चाहते हो आप मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे आप नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो। ठीक है, इसी पे निकलेगी तो VCS में इसके अराउंड चारों तरफ, पर निकालना यहीं चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें सेम है। ये दिख गया ना आपको, शॉर्टकट तो ऐसे ही अपनाना है, इतना खतरनाक क्या लिखना। तो करंट जो फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड भी सेम है, रेडियस भी दोनों का सेम है, नंबर ऑफ टर्न सेम है और एक्सियल डिस्टेंस दोनों का सेम है। तो अगर पहले की B1 होती, दूसरे की B2 होती, तो वो दोनों क्या होते, सेम होते, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, राइट है, दिख रहा है ना आपको, राइट को जा रहे हैं। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आती बी नेट, वो क्या हो जाती, B1 प्लस B2 हो जाती, और दोनों सेम है तो B प्लस बी लिख लो, तो ये हो जाएगा 2B। क्लियर है ना इतना, B प्लस बी करोगे तो ये आएगा 2B। क्लियर है। और B तुम्हें पता है एक्सियल के लिए क्या आता है, μ0 I/r² 2a² प्लस r² की पावर 3/2, पता है ना, ये भूल गए तुम, μ0 4π 2π IR² प्लस r² की पावर 3/2, पता है ना, यही लगाना है यार बस। करें फिर, मिटा दूँ ये, तुम्हें पता है B नेट कितना आ गया, 2B आ गया ना, अभी मिटा रहा हूँ है ना। अब तो तुम्हें पता चल गया कितना है B नेट, तो B नेट है तुम्हारा, जो नेट आएगी ना दोनों की वजह से, वो 2B हो जाएगा, और B असली में है क्या, एक्सियल है, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्सियल का क्या होता है, μ0 4π। ठीक है, फिर आता है 2πi, जो डिस्टेंस होता है a², और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n अपॉन a² प्लस रेडियस r² की पावर 3/2। और क्योंकि जब हम मिड पॉइंट से देख रहे थे, टोटल डिस्टेंस 2r था मिड पॉइंट से, इसका डिस्टेंस भी पहली कॉइल का भी r था, दूसरी का भी r था, इसका मतलब a कुछ और नहीं है, r है, a कुछ और नहीं है, r है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो B नेट देखो क्या बना, 2 μ0 4π, बड़े मार्कर यार, वट्टा मार्कर, 2π i, a भी बना r, तो r का स्क्वायर यहाँ पे n, और a² r² प्लस r² की पावर कितना 3/2, ये बना। कुछ वैल्यू दे तो रखी नहीं है, ऐसे करना पड़ेगा। तो B नेट देखो कितना आया, छोटा बनाते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर लेते हैं, और 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, तो आप पे आया μ0।
ठीक है, यहाँ से बचा म्यू नॉट। फिर आया आई आर स्क्वायर एन, आई आर स्क्वायर एन, और यहाँ पे कितना आया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया 2r स्क्वायर, और इसकी पावर कितना 3/2। क्लियर है इतना? ठीक है, तो सर्ट्स का प्रिंसिपल लगाएंगे, दोनों अलग अलग होंगे। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर यहाँ पे एन अपॉन 2 की पावर 3/2, 2 की पावर कितना 3/2, और आर स्क्वायर की पावर कितना 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा वो बता देता हूँ मैं आपको। 2 की पावर 3/2 ऐसे रहने दो यार। तो बी नेट देखो कितना आया, बी नेट आया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन, एन नंबर ऑफ टर्म्स थे, एक ही लेने थे, 2 की पावर 3/2, आर क्यूब बचेगा, आर स्क्वायर से ही कटेगा तो आर बचेगा नीचे, तो कितना आएगा म्यू नॉट आई एन 2 की पावर 3/2 आर। ये आपका टेस्ला में आंसर आ गया। विजन रखोगे तो हो जाएंगे ये तो सबसे हार्ड है मैग्नेटिज्म। ठीक है, शाबाश। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, 2 स्मॉल सर्कुलर लूप्स मार्क्ड 1 and 2, दो इसको स्मॉल सर्कुलर लूप्स हैं, मार्किंग उनकी 1 and 2 है, कैरिंग इक्वल करंट्स, दोनों में इक्वल करंट है, कैरिंग इक्वल करंट्स, आर प्लेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में, ऐसे नहीं कि एक एक्स में एक वाई है, प्लेन एक ही है, मतलब सॉरी एक एक्स में एक जेड में नहीं होगा, दोनों एक्स वाई में ही होंगे। ईच अदर एज शोन, जैसे दे रखा है, कैसे दे रखा है भैया, देखो कि ये पहली सर्कुलर कॉइल होगी, दूसरी है, करंट की डायरेक्शन देख लेना, ऐसे ऐसे हैं और इसमें ऐसे ऐसे हैं, करंट आई परपेंडिकुलर ओ, इतना डिस्टेंस एक्स है और ये भी डिस्टेंस एक्स है, तो डिस्टेंस भी सेम है, एक्सिस वाला लगाएंगे। तुमसे मैग्नेटिक फील्ड ओ पे पूछ रहा होगा, बस फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, तो क्योंकि करंट सेम है रेडियस भी सेम होगा, नहीं दे रखा, तो हम एक काम करते हैं, लूप ही तो है ना, और लूप आइडेंटिकल मान लेंगे, तो ये लूप है आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल से एक बात ना क्लियर हो गई, दिया नहीं होगा तो अब आइडेंटिकल ही मानना। ठीक है, दो लूप है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर है, ओ पे हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बी नेट एट ओ, और दोनों के बीच में 90 डिग्री है, दो बनेंगी ऐसे और एक ऐसे, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा, एक होगी बी ऐसे और एक होगी ऐसे बी डैश। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लेंगे, डिस्टेंस एक्स है। बात यह है कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो दोनों का रेडियस आप आर आर मान लेना है ना, इसका भी आर और इसका भी आर मान लेना, तो फिर यहाँ पे भी वही कंडीशन लगेगी, और यहाँ 0 डिग्री नहीं होगा, यहाँ 90 डिग्री होगा ना दोनों के बीच में, यह है। ठीक है, तो सिंस फॉर, समझ में है ना आपको, दो लूप्स हैं, इनके लिए नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है ओ पॉइंट पे। क्लियर दिख रहा है साफ? बहुत बढ़िया। तो हम पे हो दो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये परपेंडिकुलर इन दोनों के बीच में, तो पहले लूप्स के बीच में सिमेट्री बनाते हैं। तो फॉर 2 लूप्स करंट रेडियस नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं, और बस करंट और रेडियस के ऐसे ही में इतना ही तो चाहिए होता है। तो अगर जो हमारा पहला वाला है होगा तो ऐसे कि ये ऐसे है, तो परपेंडिकुलर ऐसे निकल रहा होगा, तो इस वाले लूप के लिए बी डैश होगा और इस वाले के लिए बी होगा। तो अगर हम बी और बी डैश दोनों ही देखें, चाहे B1 B2 मान लो, सर्कुलर लूप के लिए आपका होता ही है म्यू नॉट आई अपॉन कितना 2r, यही होता है ना म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और ये दोनों के लिए सेम होगा। तो जब हमारा बी एट नेट एट ओ या बी एट ओ जो निकलेगा
वो इन दोनों का परपेंडिकुलर होगा, दोनों के बीच में 90 है ना, इसके लिए ये बन रही, इसके लिए ये बन रही, दोनों के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, और बीच से ही हमारे रिजल्टेंट निकलेगा। बस ये फ़र्क है, पहले में 0 था, यहाँ पे 90 है, तो वो होगा b का स्क्वायर प्लस b डैश का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ b, फिर b डैश, फिर कॉस ऑफ कितना 90, कॉस 90 होता है 0, तो b नॉट हो गया अंडर रूट b वेक्टर का स्क्वायर प्लस b डैश का स्क्वायर, और क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों को b मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हम पे बना b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना रूट में 2b स्क्वायर, b स्क्वायर बाहर आएगा, रूट होगा तो रूट 2b बन गया, ठीक है, रूट 2 ऑफ b। और आपको पता है दोनों कितने म्यू नॉट आई अपन 2r, ये वाला लगाएं या एक्सिस वाला लगाएं, खुद सोचना। ये तो इसी का हो गया, हमें तो ओ पॉइंट पे निकालनी है और ओ से इसका डिस्टेंस कितना है x है, तो हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, यही तो मैं चाह रहा था कि तुम वहाँ से चिल्ला आ जाओ। दोनों को b मान लेंगे और दोनों कितना होगा म्यू नॉट अपन 4 पाई, शाबाश, 2 पाई आई, और डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर, और कितना है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना 3/2, आर ए आपका एक्स ही है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना 3/2, ये लगाना है हमें, है ना। यही तो होता है म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 पाई आई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना 3/2, आर रेडियस है दोनों का, ऐसे 2 हैं और नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं कोई, तो यही बात है। तो हमें पता चल गया b नॉट कितना आया, कुल मिला के रूट 2b आया। अब हम नेट निकाल लेते हैं ना, हमें पता चला b जो 0 पे है वो आया रूट 2 टाइम्स ऑफ b, और b कौन सा वाला है, एक्सियल वाला है, ये कुछ और नहीं है, एक्सियल है, ठीक है। तो रूट 2 ऐसे रहने देंगे, इसको लिखेंगे कितना, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई, फिर क्या है 2 पाई, फिर क्या है आई है, फिर एक्स स्क्वायर, और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना 3/2, 2 पाई से ये कटेगा, 2 बचेगा नीचे, 2 इसे काटेगा, रूट 2 इसे काटेगा रूट 2 टाइम्स, तो आप पे आ जाएगा म्यू नॉट बाई रूट 2, समझ में आया भाई। 2 पाई से ये कटेगा, 2 आएगा, रूट 2 इसे काटेगा, रूट 2 बचेगा, तो म्यू नॉट बाई रूट 2, ये इसे रूट 2 टाइम्स काटेगा, आई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना 3/2, ये आप पे म्यू नॉट अपॉन रूट 2 आई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना भैया 3/2, ठीक है। ये बस एक चीज़ है मेरे हिसाब से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर होता है, और ए क्या होता है रेडियस होता है, यहाँ आर स्क्वायर आएगा, बस इतना फ़र्क है। अगर पुराने क्वेश्चन में भी हमने ऊपर, वैसे तो क्योंकि दोनों वहाँ पे एक्स और आर सेम थे, ए और आर, पर ऊपर स्पेसिफिकली रेडियस ही लिखते हैं, रेडियस का स्क्वायर होता है ना, तो 2 पाई आई आर स्क्वायर हो गया हर जगह, और आंसर यही आ गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश।